नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज चैनल में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर देख रहे हैं। बड़ी खबरों से शुरुआत जो कि 12 से आ रही है। पहले बता दें आपको पीएम श्री कृष्ण, जी हां, पीएम श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय 12 के शुक्रवार को वार्षिक खेल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। एक बार खबर आपको फिर से बता देते आ रही है 12 से, जहां पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 12 में शुक्रवार को वार्षिक खेल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गेंदालाल रेकर और प्राचार्य राजेश द्विवेदी ने शिरकत की है। मुख्य अतिथि और प्राचार्य ने लगभग एक सप्ताह तक चली इंटर हाउस खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया है और उनका उत्साहवर्धन किया है। बच्चों ने इस अवसर पर योगा की प्रस्तुति दी है और साथ ही साथ बता दें, प्राचार्य राजेश द्विवेदी ने बताया है कि विद्यालय के कुल 5 छात्रों ने एथलेटिक्स, क्रिकेट और टेबल टेनिस की विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। प्राचार्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह नीति खेलों को बढ़ावा देने पर जोर देती है, जिसके चलते विद्यालय में वर्ष भर खेल गतिविधियां चलती रहती। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। खेल जो है वो शिक्षा नीतियों का हमेशा एक अभिन्न अंग रहा है और वर्तमान में भी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पोर्टेंस देती है। तो खेल से संबंधित गतिविधियां विद्यालय में चलती ही रहती है पूरे साल और इसमें हम हाउस है, हमारे 4 हाउस है, तो उनकी इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होते हैं। कई तरह की दूसरे छोटे बच्चों की प्राइमरी की गतिविधियां होती है। तो इस दिन हम उन सबको सम्मानित करते हैं। आप लोगों को बुलाते हैं हम कि बच्चों में और मोटिवेशन आए इसके प्रति और बच्चे खेल के प्रति और जागरूक हो, रुचि ले और ये मोबाइल कल्चर थोड़ा कम हो। तो हमारे अभी जैसे 6 बच्चे नेशनल भी खेल के आए हैं, जिसमें से एक हर्षित गोयल है क्लास 12 का, अभी एथलेटिक्स में खेल के आया है। प्रियांशी नीरज है क्लास 12 की, टेबल टेनिस में गई है। आस्था हाड़ा है क्लास 12 की, टेबल टेनिस में गई है। यशवर्धन सिंह एक क्लास 11 का, क्रिकेट में गया है। शिवम दवे है क्लास 11 का, टेबल टेनिस में गया है। नेशनल भी खेल चुके हैं। नेशनल भी खेल चुके हैं सर। अगली खबर देख रहे हैं पाली से, जहां भाजपा के प्रदेश संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल आज पाली पहुंचे हैं। उन्होंने यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निवास पर आयोजित विवाह समारोह में शामिल होकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बेटे और दूल्हे श्रेयांश राठौड़ को आशीर्वाद दिया है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां विवाह समारोह में कई वरिष्ठ भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर और जोगाराम पटेल, विधायक बाबू सिंह राठौड़, शोभा चौहान, पूर्व पार्षद पुष्प जैन और भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान मदन राठौड़ ने सभी अतिथियों का पारंपरिक साफा पहनाकर स्वागत किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं। नागौर जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई है। नागौर सांसद हनुमान बैठक, जी हां, हनुमान बेनीवाल ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, एसपी मृदुल कछावा, जिला परिषद सीईओ अरविंद कुमार जाखड़, जिला स्तरीय अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा भी लिया है। बता दें आपको कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता से मिलना चाहिए। नागौर जिले से गुजरने वाले टोल पर 16 किलोमीटर में दायरे में वसूलने पर जांच कमेटी की रिपोर्ट में देरी होने से उपखंड अधिकारी नागौर पर नाराजगी जाहिर की गई है। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई है। इनमें ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, कृषि और महिला और बाल विकास विभाग शामिल थे। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर में नौगावा, जी हां, थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुबारकपुर के पास रायसिक बास में शुक्रवार सुबह जमीन को लेकर बड़ा विवाद हिंसक हो गया है। 3 बीघा गैर खातेदारी जमीन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं और देखते ही देखते मामला लाठी डंडे, पथराव और गोलियों तक पहुंच गया है। विजुअल में देख सकते हैं आप, जहां पर गोलाबारी में 55 वर्षीय दीपो बाई की गोली लग गई है। जी आपको बता दें, जहां पर जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, गोली महिला के ठोडी और गले के बीच में लगी थी। घटना के दौरान मृतका के पति चरण सिंह, बेटे कुलदीप, कुलवंत, अंग्रेज और बलवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी का इलाज नौगांव सीएचसी में चल रहा है। वहीं दूसरे पक्ष के जंगीर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अलवर रेफर कर दिया गया। मृतका के बेटे कुलदीप ने बताया है कि 3 बीघा गैर खातेदारी जमीन को लेकर पिछले 20 दिनों से दोनों पक्षों में तनाव का माहौल जो है वो
देखा जा रहा था। वहीं आपको बता दें चल रहा था तनाव का माहौल। वहीं एसपी मामले शरण गोपीनाथ ने मामले पर जानकारी दी है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज सुबह मुबारकपुर जो गांव है नोगावा थाने में पड़ता है, वहाँ एक ही परिवार के दो पार्टियां जिनमें आपस में झगड़ा जमीनी विवाद को लेकर हुआ और उसके बाद जो है उस दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग की घटनाएं हुई। इसमें एक पार्टी के जो है वो दो लोग हैं वो घायल हो गए और दूसरी पार्टी की एक महिला है जिसको गोली लगी थी, वो जो है वो बाद में अस्पताल में उनकी डेथ हो गई। और इसी के संबंधित जो व्यक्ति है इसमें शामिल है, कुछ को जो है वो डिटेन करने की प्रोसेस भी जारी है और एफआईआर भी दिया जा चुका है, उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है और पुलिस जो है वो अलग अलग टीमें गठित करके इस पर काम कर रही है। अजमेर से खबर देख रहे हैं। अजमेर में मतार खेत क्षेत्र में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मावा बेचने वाली दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया है। बता दें आपको, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मायल के नेतृत्व में टीम ने वीर गुर्जर और गगन मावा सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर जांच की है। वीर गुर्जर पर मिलावटी खोया और स्लो फैट उत्पाद मिलने की शिकायतों पर चर्चा सैंपल लिए गए हैं। वहीं गगन मावा से भी सैंपल्स लिए गए हैं, जिसके संचालक का कार्य पूर्व में लिया गया सैंपल फेल हो चुका था और अब तक 400 किलो मावा नष्ट करवाया गया था। अन्य दो दुकानों से भी संदिग्ध सैंपल लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मोयल ने इस बारे में जानकारी क्या दी है, आप भी देखिए सीताराम गहलोत की स्पेशल विशेष रिपोर्ट में। लगातार पूरे वर्ष जो हमारे टी सुमंगला आयुक्त मैम है उसके निर्देशों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। विशेषकर जब त्योहारों पे तो हम लेते ही हैं, लेकिन अभी जब शादियों का सीज़न चलता है उस समय भी मावा और मावे से बनी चीज़ों की खपत ज़्यादा रहती है। इसी के कारण हमने आज हमारे जो CMHO मैम है, जो अभिहित अधिकारी भी है हमारे, उनके निर्देशों में मावा गली में हमने औचक निरीक्षण किया है और मावे के यहाँ से 4 सैंपल हमने लिए हैं, वो जांच के लिए भेजेंगे। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हाँ, लगातार कार्रवाई पूरे वर्ष चल रही है। इस बार दीपावली पे भी इनके नमूने लिए हैं, वो भी प्रोसेस में है। कुछ नमूने जो सब स्टैंडर्ड और पाए गए हैं और फेल पाए गए हैं, हम जल्द से जल्द चालान पेश करके अधिक से अधिक पेनल्टी लगवाने का प्रयास करेंगे। सर, किस किस दुकानों पर आज हमने 4 दुकानों में, एक अमर मावा जो काउंडसपुरा में है उससे सैंपल लिया है, किशन मावा है उनसे भी एक नमूने लिया है हमने मावे का। इसी पर और टोंक से खबर देख रहे हैं, जहां नगर फोर्ट के समझौता से शुरू हुआ थप्पड़ कांड विवाद जो है, जिसमें नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारा था, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बता दें आपको, नगर फोर्ट पुलिस ने ST/SC कोर्ट में स्पेशल PV के माध्यम से नरेश मीणा के खिलाफ एक और जमानत खारिज करने की अर्जी दाखिल की है। बता दें आपको, पुलिस ने नई एप्लीकेशन में झालावाड़ में नरेश मीणा की गिरफ्तारी और सपोट्रा में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर विवादित टिप्पणी को लेकर दर्ज हुए FIR का हवाला दिया है। पुलिस का मानना है कि नरेश ने सशर्त जमानत के बाद लगातार शर्तों की अवहेलना की है। नरेश ने के वकील फतेहराम मीणा ने कोर्ट में जवाब पेश करते हुए पुलिस की कार्रवाई को द्वेषतापूर्ण बताया है। कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। यदि कोर्ट जमानत रद्द करता है तो नरेश मीणा की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी और राज्य में सियासी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। टोंक से ब्रिजेश परिवाल की रिपोर्ट। देखो, माननीय न्यायालय के समक्ष FIR नंबर 166/2024 नगर फोर्ट में बेल कैंसिलेशन लगाई थी PP की ओर से। उसमें इन्होंने क्या किया कि पहले शुरुआत में बेल कैंसिलेशन पेश की थी, उसके बाद में 2 एप्लीकेशन और लगा दी और मैंने आज उन एप्लीकेशंस का रिप्लाई दिया था, डिटेल रिप्लाई। मैंने दूसरा ये कहा है कि झालावाड़ में जिस FIR में नरेश को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि वो जल्दबाजी में और राजनीतिक दबाव में किया गया था, उसमें हमने परिवाद दिया है और डिटेल परिवाद के साथ में पेन ड्राइव, CCTV फुटेज और वहाँ से उस CD बना करके हमने परिवाद के साथ में दी है। तो उसमें भी हम SP साहब से निवेदन किया था कि सब उसमें जांच करें और जब ये घटना स्थल पे हॉस्पिटल परिसर में था ही नहीं,
आईसीयू बाधित करने का जो उसमें एलिगेशन था वो गलत था और ये तात्कालिक परिस्थितियों में अरेस्ट हो गया। लेकिन चूंकि जांच हमारे परिवार की पेंडिंग है तो उस स्थिति में उसके लिए भी मैंने रिपोर्ट तलब। और अगली खबर दौसा से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी को शुक्रवार को दौसा जिले में कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। जिला भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सैनी को साफा, माला और पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान खासकर युवा वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिला है। जिला मीडिया प्रभारी प्रेम हरिद्वाल ने बताया है कि प्रदेश कार्यकारिणी में सैनी जिले के एकमात्र प्रतिनिधि हैं, जिससे दौसा का राजनीतिक सक्रियता को नया आयाम मिला है। दौसा पहुंचने पर अलग अलग स्थानों पर उनका गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया गया है। भूपेंद्र सैनी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है और एसआईआर पर बोलते हुए कहा है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है तो एसआईआर करवाना है। इस अवसर पर सुरेश घोसी, साथी राजकुमार जायसवाल, सिकंदर वाधवन और शहर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। दौसा से अश्विनी जांगीर की स्पेशल रिपोर्ट। लोगों में एक विचार कि एसआईआर से नाम कट जाएंगे हम मतदाता से क्या कहें? ये उन लोगों में विचार आ रहे हैं जिन्होंने एक जगह के चार जगह नाम लिखा रखे हैं। कोई बांग्लादेश में रहता है, कोई पाकिस्तान में रहता है। ऐसे लोगों के नाम काटने के लिए एसआईआर आई है। निश्चित रूप से हम सब लोग एसआईआर का स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे जो कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक एक परिवार के चार जगह नाम लिखाते हैं, वो चलने वाला नहीं है। एसआईआर के बाद में तय हो जाएगा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भगवा की सरकार बनेगी। ऐसा लोगों में एसआईआर में मैंने आपको पहले ही कहा, कुछ घुसपैठियां आ गए हैं जो तीन चार जगह नाम उन्होंने लिखवाए हैं, उनके नाम कट रहे हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पूरे कैमरे लगाकर पूरे बिहार में जाकर आते। बिहार के जनता ने, मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी मैंडेट देकर इतनी बड़ी मोहर लगाई है, ये एसआईआर का ठप्पा लगा दिया है। और टॉक से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बीसलपुर परियोजना के तहत आने वाली दागिया बांध की नहरें 25 नवंबर को खुलने के वादे के बावजूद आज 28 नवंबर तक भी पानी नहीं छोड़े जाने से क्षेत्र के किसानों में गहरा रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि बांध में पर्याप्त पानी होने के बावजूद सिंचाई के लिए जल प्रवाह शुरू नहीं किया गया है, जबकि सहमति 25 नवंबर की बनी थी। किसान महापंचायत के लोकसभा प्रभारी भरतराज मीणा के नेतृत्व में दर्जनों किसानों को नहर पर रुकना पड़ा। किसानों ने बीसलपुर सिंचाई परियोजना के अधिकारियों पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाया है, जिसके कारण वे आंदोलन को और मजबूर हैं। किसानों ने चिंता व्यक्त की है कि फसलें सूखने के कगार पर हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को देखते हुए अब संवैधानिक तरीके से पुतला जलाने, नारेबाजी, धरना और प्रदर्शन शुरू करेंगे। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के घेराव की है, रणनीति बनाने की घोषणा की है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं। नागौर शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए नगर परिषद सभापति नीतू तोलावत ने आज अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण किया है। सभापति ने झड़ा तालाब, कुम्हारी दरवाजा, माली कुआ सहित विभिन्न मोहल्लों का दौरा किया है। उन्होंने मौके पर ही सफाई इंस्पेक्टर को बुलाकर सफाई व्यवस्था सुचारू रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सफाई होने के तुरंत बाद उन्हें संबंधित मोहल्ले में फोटो भेजी जाए। आपको बता दें, सभापति ने मोहल्लों में निवासरत आम नागरिकों से सफाई व्यवस्था में अपना सहयोग देने के निवेदन किए हैं। उन्होंने अपील की है कि कचरा पात्र में ही डालें। कचरा उठाने वाली गाड़ी जाने के बाद रास्ते में कचरा ना डालें। इस निरीक्षण के दौरान पार्षद प्रतिनिधि कपिल तुलावत, पूर्व जिला अध्यक्ष रामनिवास सांखला, भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री दीपक सोनी सहित अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। जी आपको बता दें, अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र स्थित सिग्नेट होटल के पास आपको शुक्रवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब विजय मंदिर थाने में तैनात कांस्टेबल जय किशन की दूसरी शादी की रस्में उसकी पहली पत्नी रीना ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दी है। बता दें आपको पूरी खबर में, कांस्टेबल जय किशन की शादी 30 नवंबर को अंकिता से होनी थी, जिसके तहत आज लग्न का कार्यक्रम रखा गया था। पीड़िता ने रीना ने पुलिस को बताया कि वह 2021 से पति से अलग रह रही है, लेकिन जय किशन ने आज
तक उसे तलाक नहीं दिया है और बिना कानूनी प्रक्रिया किए पूरी दूसरी शादी रच रहा है। दुल्हन पक्ष को इस बात की जानकारी नहीं थी। सूचना मिलते ही पहली पत्नी अपने परिवार के साथ होटल पहुंची और जोरदार विरोध जताया है, जिसके बाद होटल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। कांस्टेबल जय किशन ने दावा किया है कि उसकी कोई शादी नहीं हो रही थी, वे सिर्फ मिलने आए थे और दूसरे पक्ष पर दहेज का मुकदमा चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने विवाह को रोक दिया है और आगे की जांच प्रक्रिया न्यायालय को फैसले पर निर्भर करेगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मंदिर चौकी पर तैनात सिपाही दूसरी शादी करने के लिए पहुंचा। उसका डिवोर्स नहीं हुआ था, उसके 2 बच्चे हैं, पहले शादी हो रखी है। यहाँ शादी रुकवाई पुलिस ने पहुंच के, क्या मामला था और अब तक की जांच में क्या सामने है? देखिए, मुझे सूचना मिली थी कि सिग्नेट होटल के अंदर काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और किसी व्यक्ति की पहले से शादी हो रखी है, बिना तलाकनामे की वो शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं जाता कि हम मौके पर आया हूँ। विजय कांस्टेबल है जो विजय मंदिर थाने में रहता है और एक दूसरा लड़की पक्ष भी है, वो यहाँ है शादी के लिए। जैक्सन है लड़के का, कांस्टेबल जैक्सन है, वो यहाँ आए हुए हैं। तो इनको समझाइश कर दी है और न्यायालय द्वारा भी इनको पाबंद किया हुआ है, तो उसको समझा दिया है कि न्यायालय के आदेश की ही पालना करें और विधि सम्मत काम करें। तो दोनों पक्ष से सहमत हो गए हैं इस बात के लिए, इस प्रकार की भी कोई शादी नहीं कर रहे। सर पहले से 2 बच्चे हैं, पत्नी भी मौजूद है। हाँ, ऐसी जानकारी में है कि पहले से शादीशुदा है। डीग से अगली खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने शुक्रवार को पुलिस थाना चालुकी की सघन दौरा कर जीरो टॉलरेंस नीति, जी हां, आपको बता दें जीरो टॉलरेंस नीति स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने मिशन भय मुक्त राजस्थान के तहत अपराधियों पर वज्र प्रहार करने का शंखनाद किया है। मंत्री बेड़म ने स्पष्ट कहा है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर इलाका ही छोड़ दें। उन्होंने पुलिस की वर्दी का इकबाल हर हाल में बुलंद रखने पर जोर दिया है। मंत्री ने कहा है कि जन सुनवाई के लिए प्रोटोकॉल्स नहीं बल्कि आत्मिक दिनचर्या है। उन्होंने चालुकी थाने पर ही जनता दरबार लगाकर दर्जनों समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण कर तत्काल न्याय नजीर पेश की है। एसपी ओम प्रकाश मीणा के साथ उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने शून्य साथी अपनाने, घटना से पूर्व ही रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज मैं विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहकर लोगों के साथ जनसुनवाई कर रहा हूं। जैसा मेरा स्वभाव है, दिनचर्या में भी रहता है, जहां जो व्यक्ति मिलते हैं तो उनकी समस्या को सुनकर तात्कालिक समाधान करने की हम कोशिश करते हैं। आज सुबह जालुकी थाना में बैठकर वहां के आसपास के लोगों की समस्याओं को भी सुना और थाने का निर्माण कैसे किया जा सकता है इस पर चर्चा की। शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून स्थापित रहे और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। तो जिला पुलिस अधीक्षक, डिप्टी, मैं स्वयं, थाना इंचार्ज, हम सब लोगों ने बैठ करके वहां सुना और समस्याओं का समाधान किया। और अगली खबर देख रहे हैं डीग से, जहां निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 SIR 2026 के कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बता दें, उत्कृष्ट जेहाल कार्य करने वाले 32 बूथ लेवल अधिकारियों BLO को आज डीग जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर उत्सव कौशल से उन्होंने सम्मानित किया है। कलेक्टर उत्सव कौशल ने कामा नगर और डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्रों में उन 32 BLO को प्रशस्ति पत्र देकर सराहा है, जिन्होंने अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर 100% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है और उन्होंने शेष कार्मिकों से भी इन सम्मानित BLO से प्रेरणा लेकर अपना कार्य शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। जय हिंद, नमस्कार।